भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। किशन सिंह के दो भाई और थे, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। तीनों भाई सरकार के खिलाफ क्रांति कर रहे थे और उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे, इसलिए सरकार ने बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल की सजा सुना दी थी। ऐसे में जब भगत सिंह पैदा हुए तो उनके जन्म के तीसरे दिन ही वे जेल से छूटकर वापस आ गए और घर पर काफी खुशी का माहौल छा गया। दादी जयकौर खुश होकर बोली कि मेरा पोता कितना भागो वाला है, इसके आते ही हमारे घर पर खुशियां वापस आ गई। और इस तरह अनजाने में ही उन्होंने बच्चे का नाम भगत सिंह रख दिया, भागो वाला भगत सिंह। अब बात करेंगे भगत सिंह की शिक्षा की। भगत सिंह का एडमिशन उनके गांव की प्राइमरी स्कूल में कराया गया था। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको क्लास में बैठे रहना और पढ़ाई का बोझ, ये सारी चीजें पसंद नहीं आती थी। वो किसी भी बंधन में रहना स्वीकार नहीं करते थे। अपनी क्लास खत्म होने के बाद भगत सिंह खुले मैदान में बैठा करते थे और आसमान को देखा करते थे। उनके बड़े भाई जगत सिंह जब उनसे पूछते कि भगत तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तो भगत सिंह उन्हें जवाब देते, यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिलती है, मेरी आत्मा की तड़प शांत हो जाती है, ऐसा लगता है मानो मैं स्वतंत्र होकर खुले आकाश में उड़ रहा हूँ। उन्हें बचपन से ही स्वतंत्रता की बहुत ज्यादा चाहत थी। भगत सिंह के बड़े भाई का नाम था जगत सिंह। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों अक्सर साथ में ही रहा करते थे और हर जगह साथ में ही जाना पसंद करते थे, इसीलिए लोग हंसते हुए उन्हें राम और लक्ष्मण की जोड़ी का नाम देते थे। एक दिन जगत सिंह स्कूल से घर लौटे तो उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। शाम होते होते उनकी हालत और खराब हो गई और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होता चला गया। 11 साल की उम्र में जगत सिंह की मृत्यु हो गई। भगत सिंह पर इस बात का गहरा असर हुआ। वो अपने बड़े भाई की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे। भगत सिंह बहुत अकेले पड़ गए और खोए खोए से रहने लगे। घर पर हर जगह जगत सिंह की यादें बसी हुई थी, इसलिए किशन सिंह ने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया, इससे भगत सिंह को नया माहौल मिल सके। किशन सिंह परिवार के साथ नावाकोट चले गए और वहीं रहना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे जलियांवाला हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ और यहीं से उन्होंने अपने देश की आजादी की जंग की ओर पहला कदम रखा। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस दिन लगभग 6000 लोग वहां पर मौजूद थे। तय किए गए समय पर सभा शुरू हो गई थी। माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के गवर्नर थे और उन्हें सभा के बारे में पता चल गया। लगभग 90 सैनिक जलियांवाला बाग में जाने के लिए तैयार कर दिए गए। इस कार्यवाही से बेखबर लोग शांति से भाषण सुन रहे थे। तभी अचानक जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, शूट द ब्लडी डॉग्स। सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 380 के लगभग बताई गई, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार ये संख्या 1400 से भी अधिक थी। भगत सिंह सभा के समय तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने एक दोस्त के साथ स्कूल ना जाकर वे जलियांवाला बाग गए। वे अमृतसर पहुंचे, जहां जलियांवाला बाग की उन्होंने ऐसी हालत देखी और वहां से खून सी सनी हुई मिट्टी को अपने साथ घर ले आए और मिट्टी को एक सफेद रुमाल में निकाल कर अपनी छोटी बहन अमर कौर के साथ उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने लगे। तभी भगत सिंह ने जोश में आकर शपथ ली, अब हम गोली खाएंगे नहीं बल्कि गोली मारेंगे उन अंग्रेजों को जिन्होंने हमारा खून बहाया है। शपथ लेते समय भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। अब बात करते हैं गरम दल की ओर। भगत सिंह ने अपनी आज़ादी की लड़ाई अहिंसा पर ही शुरू की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन को हर जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सी जगहों पर यात्रा भी की। गांधी जी ने एक सभा लाहौर में भी आयोजित की। भगत सिंह भी अपने दोस्तों के साथ सभा में शामिल हुए। गांधी जी के शब्दों का भगत सिंह पर बहुत गहरा असर हुआ। उस समय भगत सिंह केवल 9th क्लास में थे। वे अपना स्कूल छोड़कर सभा में शामिल हुए थे। आंदोलन शुरू हो चुका था। चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। भगत सिंह भी अपनी तरफ से आंदोलन का पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि चौरी चौरा कांड की वजह से आंदोलन को रोक दिया गया है, ये बात उन्हें ठीक नहीं लगी। उनको लगा 1-2 हिंसात्मक घटनाओं की वजह से आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए था। भगत सिंह 19 साल के करतार सिंह सराभा को याद करने लगे और बोले, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना हमारे वश में नहीं है। मैंने अमृतसर का नरसंहार देखा है। उन्होंने निहत्थे लोगों को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं उन्हें अवश्य सबक सिखाऊंगा। शहीदों के खून का बदला खून से लिया जाएगा। इस तरह नरम दल से अपनी क्रांति की शुरुआत करने वाले भगत सिंह गरम दल की ओर बढ़ गए। अब बात करेंगे उनके कॉलेज लाइफ की। असहयोग आंदोलन स्थगित हो चुका था। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को छोड़कर उस आंदोलन में जुड़ गए थे, जिस वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई थी। इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्कूल भी खोले गए। लाहौर में भी एक स्कूल खोला गया जिसका नाम था पंजाब नेशनल कॉलेज। आंदोलन की वजह से भगत सिंह ने 9th क्लास की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। तभी उन्होंने पढ़ाई को दोबारा शुरू करने के बारे में सोचा। पंजाब नेशनल कॉलेज से अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में ही उनकी सुखदेव से दोस्ती हुई। सुखदेव का पूरा नाम था सुखदेव थापर। भगत सिंह को बचपन
बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भगत सिंह रोज लाइब्रेरी जाने लगे और बहुत से विचारकों की किताब पढ़ने लगे। वे कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अनार्किस्ट एंड अदर एसेज नाम की किताब को भगत सिंह ने लगभग 64 बार लाइब्रेरी से निकलवा कर पढ़ा और इस किताब से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अब बात करते हैं गृह त्याग की। 1923 भगत सिंह ने स्कूल खत्म करके बीए करने का फैसला लिया। परिवार वाले भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे। भगत सिंह ने शादी से साफ इनकार कर दिया। जब पिता ने पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, पहले तो भगत सिंह ने कई तरह के बहाने बनाए अपनी शादी को रोकने के लिए, लेकिन आखिर में भगत सिंह ने सच बोल दिया। उन्होंने कहा, देश मुझे बुला रहा है, मैं तन मन धन से अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने राष्ट्र की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली है। फिर भगत सिंह ने घर छोड़ने का फैसला लिया और कानपुर आ गए। यहाँ वो बलवंत सिंह के नाम से रहने लगे। अकाली आंदोलन। 6 महीने के बाद किशन सिंह भगत सिंह को घर वापस ले आए। ये एक सामाजिक आंदोलन था जो सिखों ने गुरुद्वारे पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किया था। भगत सिंह भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग सिर पर काली पगड़ी बांधते थे। सिखों ने सबसे पहले ननकाना साहब गुरुद्वारे पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनका रास्ता रोककर लाठियों से वार करना शुरू कर दिया। इसमें लगभग 200 सिखों ने अपनी जान न्यौछावर की। इस घटना के विरोध के परिणाम स्वरूप देश भर के कोने कोने से सिखों का समूह ननकाना साहब में आने लगा। बंगा गांव से भी ये समूह गुजरने वाला था। किशन सिंह के भाई दिलबाग सिंह उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट थे और साथ ही वे अंग्रेज समर्थक भी थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि गांव से कोई भी समूह की मदद नहीं करेगा। इस घोषणा को सुनते ही गांव वाले मदद करने से पीछे हटने लगे, लेकिन भगत सिंह ने गांव के लिए एक सभा आयोजित की और उन्हें समझाया। भगत सिंह की बातों ने लोगों पर बहुत असर किया और लोग उनकी बातों को मानने को तैयार हो गए। बंगा गांव से भगत सिंह ने समूह का भरपूर स्वागत किया। दिलबाग सिंह की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। उन्होंने भगत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन भगत सिंह को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी। वारंट निकलने से पहले वे दिल्ली के लिए निकल चुके थे। कानपुर में रहने की वजह से भगत सिंह को उस जगह से काफी लगाव हो गया था। कानपुर में उस समय बाढ़ का आतंक चल रहा था। भगत सिंह उस समय दिल्ली में थे और खबर सुनते ही उन्होंने कानपुर जाने का फैसला किया। कानपुर में ही वे चंद्रशेखर आजाद से मिले। कुछ दिन बाद वे लाहौर वापस लौट गए। 1926 में भगवती चरण वोरा और भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों से संपर्क करना और उन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में बताना था। भगत सिंह किसान और मजदूर वर्ग को अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें असली शक्ति मानते थे। अब आगे बढ़ते हैं काकोरी कांड। सरकार के अन्याय का जवाब देने के लिए क्रांतिकारियों का एक गुप्त दल भी काम कर रहा था। 9 अगस्त को काकोरी नामक स्टेशन पर यह घटना हुई। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा। काकोरी कांड ने सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया और सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का आदेश दे दिया। इसी दौरान पुलिस ने एक क्रांतिकारी को पकड़ा और उस क्रांतिकारी ने सारे राज बयां कर दिए। करीब 1.5 साल तक उन पर मुकदमा चला और 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर पकड़े हुए क्रांतिकारियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। लाहौर में हर साल दशहरे में मेले का आयोजन होता था। 1927 में भी ये मेला लगाया गया, जिसमें काफी लोग आए थे। किसी ने मेले में बम फेंका, जिसमें काफी लोगों की जानें गईं। सरकार ने इस बात का फायदा उठाते हुए ये अफवाह फैलाई कि ये काम क्रांतिकारियों ने किया है, लेकिन ये सरकार की एक चाल थी। सरकार भगत सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी, क्योंकि वे काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार भगत सिंह गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 दिन बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा गया। जेल में उन्हें बहुत मार भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। मुकदमा ढीला पड़ता गया, इसलिए जज ने 60,000 की जमानत पर भगत सिंह को छोड़ दिया। जेल से बाहर आने के बाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के लिए काम किया और उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हुए। भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने के लिए तैयारी की, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को भगत सिंह और राजगुरु ने मार दिया, जिसका नाम सॉन्डर्स था। सरकार ने हत्यारों को पकड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन तब तक भगत सिंह कलकत्ता जा चुके थे। देश में बहुत सी जगहों पर आंदोलन चल रहे थे, जिससे सरकार की पकड़ देश पर कमजोर होती जा रही थी। सरकार ने जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पारित करने का निर्णय लिया। जन सुरक्षा बिल के जरिए युवक आंदोलनों को रोकना और औद्योगिक विवाद बिल के जरिए मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करना था। बम फेंकने का काम बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया, लेकिन विजय कुमार सिन्हा की जगह भगत सिंह ने खुद जाने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1930 को असेंबली में 2 बम फेंके गए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अपनी जगह पर खड़े रहे और आत्मसमर्पण किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए थे, इसलिए सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने से डर रहे थे। भगत सिंह ने रिवॉल्वर और जेब में रखी हुई सारी गोलियां बाहर निकालकर टेबल पर रख दी और अपने हाथों को गिरफ्तारी के लिए बढ़ा दिया।
अब बात करते हैं आमरण अनशन की। इस अनशन पर भगत सिंह ने कैदियों के लिए भूख हड़ताल की। उन्होंने 14 जून 1929 को जेल सुधारों से जुड़ी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। सॉन्डर्स हत्याकांड के क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। वे भी इस हड़ताल में भगत सिंह के साथ शामिल हुए। ये अनशन 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने समाप्त किया। यह अनशन लगभग 114 दिन तक चला। मृत्युदंड। पिता किशन सिंह समझ गए थे कि भगत सिंह को फांसी की सजा ही दी जाएगी। उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की और वायसराय को एक पत्र लिखा। जैसे ही ये बात भगत सिंह को पता चली, वे बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी एक पत्र भेजकर जाहिर की। उस पत्र में उन्होंने पिता के बचाव का विरोध किया। 7 अक्टूबर 1930 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन सरकार ने देखा कि जनता उनके फैसले का विरोध कर रही है, इसलिए 23 मार्च 1931 को ही शाम को फांसी देने का फैसला कर लिया गया और 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। ऐसे थे हमारे वीर भगत सिंह, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया। और भी बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।